हेलो गाइस, आज हम लोग ऑर्फन नाम की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को 7 पॉइंट का IMDb की रेटिंग और 56% रोटेन टोमेटोज मिला हुआ है। इस मूवी में आप लोग को बेहद ही ज्यादा सस्पेंस देखने को मिलेगा और ये सस्पेंस आप लोग को सिर्फ मूवी के लास्ट में ही पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट में हम लोग को केट नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। वो नींद में अपने बच्चे की डिलीवरी का सपना देख रही होती है, मगर ये बच्चा उसका मरा हुआ पैदा होता है। केट की आंख खुलती है और वो इस बात से बेहद दुखी होती है क्योंकि ये सिर्फ सपना नहीं था, उसके साथ में ऐसा पहले रियल में हो चुका था। केट के हस्बैंड का नाम जॉन होता है और केट के 2 बच्चे जिसमें एक का नाम डैनियल और जो उसकी छोटी बेटी होती है उसका नाम मैक्स होता है। मैक्स को बोलना और सुनाई नहीं देता है, वो सिर्फ दूसरों से इशारों में बातें करती है। केट का मन हमेशा से स्ट्रेस में रहता है क्योंकि उसने जिस बच्चे को खोया होता है कहीं न कहीं उसमें उसी की गलती होती है, इसलिए उसे अपने तीसरे बच्चे की कमी बेहद ही उसे सताती रहती है। इस बात पर काफी चर्चा करके जॉन और केट एक न्यू बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में सोचते हैं और वो ऐसा इसलिए भी चाहते हैं कि मैक्स जो उनकी सबसे छोटी बच्ची है उसकी देखभाल के लिए भी एक को चाहिए। जॉन और केट एक ऑर्फन में जाते हैं जहां पर कई सारे बच्चे होते हैं। जब जॉन सभी बच्चों को इंस्पेक्ट कर रहा होता है तब उसे सभी बच्चों से अलग एक लड़की दिखाई देती है। वो गाना गाते हुए ड्राइंग कर रही होती है जबकि उसी के साथ के सारे बच्चे अलग पार्टी कर रहे होते हैं। ये जो लड़की होती है उसका नाम एस्थर होता है। जॉन को एस्थर से बात करके काफी अच्छा लगता है और जॉन उसे पहली ही नजर में उसे अडॉप्ट करने का मन बना लेता है। इसके बाद में जब केट आती है तो एस्थर केट से भी काफी पोलाइटली से बात करती है, जिसकी वजह से अब ये दोनों लोग एस्थर को अडॉप्ट करने के लिए मान जाते हैं। सिस्टर एबिगेल जो वहाँ की नन होती है वो एस्थर के बारे में कुछ यूनिक चीजें बताती हैं। वो ये बताती है कि एस्थर रसिया से बिलोंग करती थी और उसके पेरेंट्स की घर में आग लगने से मौत हो गई थी। उसकी कुछ बुरी यादें भी हैं। एडॉप्शन के बाद में अब तीनों लोग कार में बैठकर घर के लिए निकल आते हैं। मैक्स को एस्थर से मिलकर काफी अच्छा लगता है। एस्थर को भी वो घर काफी पसंद आता है। एस्थर को अब अपना उसकी केयर करने वाला मिल गया होता है, इसलिए वो काफी खुश होती है। लेकिन डैनियल जो कि केट का सबसे बड़ा बेटा होता है उसे एस्थर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कुछ समय बाद जब सभी आपस में खेल रहे होते हैं तो सभी लोग सिर्फ एस्थर की केयर में बिजी होते हैं और यहाँ पर मैक्स की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। मैक्स यहाँ पर ये समझ जाता है कि वो जो लड़की वो उन सबको मुझसे दूर करना चाहती है। एक रात जब बारिश हो रही होती है, केट और जॉन कुछ रोमांटिक पल के बाद इंटीमेट होने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एस्थर आ जाती है और वो ये बहाना बताकर कि बिजली के तेज आवाज से वो लोग डर गई, जिसके बाद में वो अपने पिता के पास में सो जाती हैं। एस्थर हमेशा से ही अपने आप को एक प्रिंसेस की तरह तैयार रखती है। गले पर और हाथ पर एक रिबन और काफी यूनिक तरह की ड्रेस में हमेशा से होती है। यहाँ तक कि वो जब स्कूल के लिए जाती है तो वहाँ पर भी इसी टाइप की ड्रेस पहन कर जाती है, जिससे कि इसी वजह से क्लास में लोग उसे फैंसी ड्रेस पहन के आने को कहकर शर्मिंदा करते हैं। लेकिन एस्थर भी ऐसा फेस बनाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें देख लूंगी। नेक्स्ट डे जब डैनियल अपनी गन से खेल रहा होता है तब वो उसी टॉय गन से एक चिड़िया के ऊपर फायर करता है, जिसके बाद वो चिड़िया घायल होकर नीचे गिर जाती है। वो काफी तड़प रही होती है और तभी वहाँ पर एस्थर भी आ जाती है। एस्थर अब यहाँ पर डैनियल को उसे मार डालने को कहती है क्योंकि वो जो चिड़िया होती है वो काफी तड़प रही होती है। जब डैनियल ऐसा नहीं कर पाता है और वो ऐसा करने से मना कर देता है तो एस्थर खुद ही पास के एक बड़े से पत्थर को उठाकर चिड़िया के ऊपर मारकर उसे कुचल देती है। एस्थर की हरकतें कुछ अजीब सी ही होती हैं। एक दिन जब वो अपने स्कूल में जाती है तो एक लड़की उसकी बाइबल को फेंक देती है और उसकी बेइज्जती भी करने लगती है, जिससे एस्थर अब सभी लोगों के सामने तेजी से चिल्लाने लगती है। इधर डैनियल के फ्रेंड्स ये कहते हैं कि तुम्हारी बहन पागल है, मगर डैनियल ये कहता है कि ये मेरी बहन नहीं है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि केट एस्थर को अपने मरे हुए बेबी के बारे में बता रही होती है। वो ये बताती है कि उसके मरने के बाद में उसके अंश को उसने एक पेड़ में डाल दिया है और ये जो उसके फूल हैं उसको देखने के बाद मुझे काफी अच्छा लगता है। जब भी मैं इनके पास में होती हूँ तो मुझे अपने बेबी के पास में होने का एहसास होता है। एक दिन जब केट और जॉन किचन में ही इंटीमेट होने लगते हैं तो अचानक से ये सब एस्थर देख लेती है। केट और जॉन इस पर काफी शर्मिंदगी से रुक जाते हैं, जिसके बाद में नेक्स्ट डे केट एस्थर से इस बारे में बात करती है। केट यहाँ पर ये बताती है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो प्यार होता है वो थोड़ा अलग होता है, जो दूसरों को पता नहीं होना चाहिए। इतने में एस्थर रिप्लाई में ये कहती है कि आप लोग संभोग कर रहे थे। एस्थर के ऐसा बोलने पर केट काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ ये वर्ड नहीं जानती है, ऐसा लगता है कि उसे इस बात का मतलब भी पता है।
नेक्स्ट डे जब एस्थर अपने डैड के साथ में स्कूल के पार्क में खेल रही होती है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है जो उसने उसकी बाइबल को फेंका था। वो उस लड़की का पीछा करती है और इसके बाद में उसे एक ऊंची जगह से धक्का दे देती है और एस्थर के ऐसा करते हुए मैक्स उसे देख लेती है, मगर एस्थर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। एस्थर की हरकतें कुछ अजीब सी होती जा रही होती हैं। एक दिन वो पियानो को एक प्रोफेशनल की तरह बजा रही होती है, जबकि उसने पहले ये कहा था कि उसे पियानो बजाना बिल्कुल भी नहीं आता है, इसीलिए उसकी मॉम यानी कि केट उसे पियानो सिखाती थी। लेकिन एस्थर अब यहाँ पर एकदम प्रोफेशनल की तरह पियानो बजा रही होती है, जिससे केट को यही लगता है कि वो मुझसे झूठ बोल रही थी, वो सिर्फ इस बात का दिखावा कर रही थी। इसके रिप्लाई में एस्थर ये कहती है कि मैंने सिर्फ आपका मन रखने के लिए ये कहा था कि मुझे पियानो बजाना नहीं आता है। कुछ दिनों बाद अब सिस्टर एबिगेल का कॉल आता है। वो केट को वार्न करते हुए ये बताती हैं कि एस्थर में कुछ प्रॉब्लम है। वो ये भी बताती हैं कि जहाँ कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके पास में एस्थर जरूर होती है। ऑर्फन एज में भी एस्थर की दूसरों से नहीं बनती थी। इसके बाद में नेक्स्ट डे ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिस्टर एबिगेल अब केट के घर आ जाती हैं। अब वो यहाँ पर एस्थर के बारे में और भी ढेर सारी चीजें बताती हैं। वो ये बताती हैं कि एस्थर के अंदर प्रॉब्लम जरूर है। वो काफी सारी उसके बारे में बातें बता रही होती हैं, लेकिन ये सारी बातें एस्थर सुन लेती है। अब यहाँ पर एस्थर यही सोचती है कि अगर उन्होंने मेरी पोल और भी ज्यादा खोली तो मेरा यहाँ पर रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद में अब वो जो नन वहाँ से निकलती हैं तो एस्थर मैक्स की जान को जोखिम में डालकर नन की कार को रुकवा लेती है और उसके सिर पर एक हथौड़ा मारकर उसे मार डालती है और ये जो हथियार होता है उसे ट्री हाउस में छिपा देती है। एस्थर मैक्स को इस बात की धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ भी मॉम को बताया तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी मॉम के लिए अच्छा नहीं होगा, वो उनको मार देगी। केट को एस्थर के ऊपर अब काफी शक होने लगता है। एस्थर की यहाँ पर सिर्फ उसके डैड से ही बनती है और बाकी लोगों से वो काफी ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर रखती है। एक दिन जब मैक्स एस्थर मॉम के साथ में स्कूल गए होते हैं तब एस्थर कार से ब्रेक को हटा देती है और कार में मैक्स होती है। इसके बाद में कार सीधा ढलांग से नीचे की ओर जाने लगती है। लकीली यहाँ पर मैक्स को कुछ नहीं होता है, कार भी बर्फ से टकराकर रुक जाती है, मगर केट का यहाँ पर शक जो होता है एस्थर के ऊपर वो और भी बढ़ने लगता है। केट के एस्थर पर गुस्सा होने पर जॉन उसे मनाने के लिए कुछ अच्छा करने को कहता है, लेकिन एस्थर यहाँ पर अपनी मॉम को मनाने के लिए बगीचे के जो फूल होते हैं वो तोड़ कर ले आती है और ये वही फूल होते हैं जिन्हें केट बहुत ही चाहती है। वो इनको बिल्कुल भी तोड़ती नहीं है। अब केट गुस्से में आकर काफी तेजी से पकड़कर नीचे गिरा देती है। एस्थर अब यहाँ पर जोर से रोने लगती है और वो ये बोलती है कि देखिए डैड, मुझे मॉम मार रही है। केट को यहाँ पर पता होता है कि एस्थर ने ये सब जानबूझकर किया है, मगर जॉन उसे छोटी सी बच्ची समझकर ये सब गलती से करने को कहता है। अब एस्थर केट से बदला लेने के लिए और डैड की नजरों में उठने के लिए वो अपने हाथ को तोड़ लेती है। जॉन को एस्थर के लिए अब और भी सिंपैथी होती है, मगर जब केट उसे देखती है तो उसे पता होता है कि उसने इतना तेज नहीं पकड़ा था कि उसका हाथ ही टूट जाए। कहीं न कहीं यहाँ पर एस्थर केट को जॉन की नजरों में गिराना चाहती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी होती है। एस्थर को एक दिन केट की पर्सनल डायरी मिलती है जिसमें केट के बारे में उसमें सब कुछ लिखा होता है। उसके दुख और उसके सुख सभी चीज को वो अब जान जाती है। केट को अब यहाँ पर बिल्कुल पता चल जाता है कि एस्थर एक अच्छी लड़की नहीं है। इसके बाद में वो उसके बारे में काफी रिसर्च करती है। वो कहाँ से आई है, इसके पहले वो किस ऑर्फनेज में थी, वो सब कुछ पता करती है। केट जब उसके कमरे में कुछ छानबीन कर रही होती है तो उसे बाइबल मिलती है और बाइबल के पीछे उसे सारने इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलता है और ये जो इंस्टीट्यूट होता है वो एक पागल खाना होता है। लेकिन अभी केट को एस्थर के वहाँ पर होने का कंफर्मेशन नहीं होता है। एस्थर ने जब नन को मारा था तो डैनियल ने उसे देख लिया था, इसलिए वो डैनियल को भी अब मारने वाली होती है। वो ट्री हाउस में आग लगा देती है, जिसके बाद में आग से बचने के लिए डैनियल पेड़ से कूद जाता है, जिसके बाद में वो काफी ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है। आग को देखकर केट जल्दी से दौड़ के आती है। डैनियल यहाँ पर घायल पड़ा होता है और ट्री हाउस में आग लगी हुई होती है और सबसे बड़ी बात एस्थर भी वहाँ पर ही होती है। सभी लोग डैनियल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अभी भी जब केट जॉन से ये कहती है कि ये सब एस्थर ने ही किया है, मगर वो अभी भी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं होता है। ऑपरेशन के बाद में डैनियल की हालत कुछ ठीक हो गई होती है और ये सब जो उसके साथ में हुआ है, ये सब किसने किया है वो जल्द ही बता सकता है।
लेकिन एस्थर ये सब नहीं चाहती है कि उसके राज का पर्दाफाश हो। वो अपनी दादी से ये बताती है कि वो सॉफ्ट ड्रिंक को लेने के लिए जा रही है और वो इसी बहाने सीधा आईसीयू में जाकर डैनियल को फिर से मारने की कोशिश करती है। डॉक्टर आके डैनियल को फिर से बचा तो लेते हैं, लेकिन केट जब वहाँ पर आती है तो वो एस्थर को दूसरी ओर से आता हुआ देखती है और ये केट जान जाती है कि ये सब उसी ने किया हुआ है। इसीलिए वो गुस्से में सबके सामने एस्थर को मारने लगती है। जब यहाँ पर काफी देर बीत जाती है तो एस्थर और जॉन घर आ जाते हैं और बाकी के लोग हॉस्पिटल में ही होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मामला काफी चेंज होने वाला होता है। एस्थर जब जॉन को अकेला देखती है तो वो इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। वो अपने कमरे में जाकर अपने आप को काफी ज्यादा तैयार करके एक ब्यूटीफुल सा लुक दे देती है। इसके बाद में वो अपने डैड के पास में जाकर उन्हें आई लव यू बोलती है। जॉन भी उसे आई लव यू बोलता है, मगर एस्थर अब उसे किस करते हुए कई बार आई लव यू बोलती है। जॉन बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार ये क्या कर रही है। जॉन यहाँ पर शराब के नशे में होता है, इसीलिए उसे थोड़ा बहुत होश नहीं होता है, मगर एस्थर के ऐसा बार बार करने पर उसे जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि आखिरकार ये लड़की क्या चाहती है। जॉन ये कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे ये सब अब बर्दाश्त नहीं होता है। एस्थर यहाँ पर जॉन से इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन जॉन उसे वहाँ से डांट कर उसे भगा देता है, जिसके बाद में एस्थर अब रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। दूसरी ओर केट को यहाँ पर उसी सैनवे इंस्टीट्यूट का कॉल आता है और वो एस्थर की पूरी सच्चाई के बारे में बताते हैं। वो ये बताते हैं कि जो एस्थर है वो 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक औरत है। उसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से उसका शरीर बढ़ना बंद हो गया है। और वो ये भी बताते हैं कि वो जब यहाँ इस इंस्टीट्यूट में थी तब उसे काबू कर पाना काफी ज्यादा कठिन था। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो अपने खुद के गले और हाथों पर काट लेती थी और यही रीजन है कि वो हमेशा से उन जगहों पर उन्हें छुपाने के लिए पट्टी पहनती है। जब केट को ये सब पता चलता है तो वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर अपने घर की ओर निकल लेती है और इसी के दौरान वो पुलिस को भी कॉल करके वहां बुला लेती है। इस साइड में एस्थर इन सब से नाराज होकर एक चाकू को लेके जॉन के ऊपर हमला कर देती है। हमला करने के बाद में जॉन यहाँ पर अब काफी ज्यादा घायल हो जाता है और तभी वहाँ पर केट भी आ जाती है। वो जॉन को घायल देखती है, जिसके बाद में केट और एस्थर दोनों के बीच में अब थोड़ा पकड़ा पकड़ी स्टार्ट हो जाता है। एस्थर अभी भी काफी डेंजरस लग रही होती है। वो हाइट में भले छोटी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी केट पर भारी पड़ रही होती है। लेकिन केट उसे मुकाबला करके उसे सबक सिखा देती है। वो उसे तालाब के अंदर डुबो देती है, जिसके बाद में एस्थर की भी मौत हो जाती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, आप लोगों ने मूवी में एक ऐसी लड़की को देखा जो दिमागी तौर पर काफी मैच्योर होती है, यानी कि उसकी उम्र जो होती है वो 33 साल की होती है, बट वो अपने आप को ऐसा शो करती है कि वो एक 9 साल की बच्ची है। वो दूसरों की फैमिली में जाकर वहाँ पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। यह है हमारी 2009 की हॉरर थ्रिलर मूवी ऑर्फन का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।